ये समय ऐसा नहीं है कि एक साथ इतने लोग कहीं जुड़ जाएं, क्योंकि भाषण में आजकल कोई रस रहा नहीं। बहुत कुछ है वो आपको मोबाइल पर मिल जाता है, पूरी खबरें आपको मिल जाती हैं, आसपास की जो घटनाएं वो भी आपको मिल जाती हैं, और फिर नेता क्या बोले वो भी आपको पता चल जाता है। तो आज के दौर में अगर आपको 150 लोग सुनने मिल जाते हैं तो ये आपका सौभाग्य है। मैं विनोद भैया का और उसके पहले दिनेश मिश्रा जी का आभारी हूँ। दिनेश मिश्रा जी ने जी जान से हम लोगों के साथ खड़े हो गए। हम चित्रकूट में बहुत परेशान थे कि किसको पकड़े। अकेले अजीत सिंह के कंधे पर हम लोगों को लगा पूरा बोझ डालना ठीक नहीं है। एक ऐसा सक्षम व्यक्ति चाहिए था जो हमारी रीढ़ की हड्डी बन के खड़ा हो सके। अजीत जी आँख कान नाक बाल सब हो सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी के लिए हमें ज़रूरत थी। दिनेश भैया ऐसे वक्त में रीढ़ की हड्डी बन के हमारे साथ आए, हमारे साथ खड़े हुए और हमें इतना कुछ कर रहे हैं तन मन धन से, बिल्कुल सही रूप से। बाकी आप सब लोगों का मैं फिर से एक बार आभार करता हूँ। एक बार ज़रा सा हम संवाद कर लें और उसके बाद फिर मैं अपनी बात करता हूँ। फैसल साहब, मानिकपुर नगर है, इसकी तहसील क्या है? तहसील मानिकपुर ही है। इसका जिला क्या है? जिला चित्रकूट है। और इसके आगे क्या लिखते हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड कहाँ है? बुंदेलखंड तो केवल नाम लिया। सुन लिया आपने? आप प्रधानाचार्य हैं, आपका तो बुंदेलखंड है ही नहीं। आप सब लोग कहते हैं ना कि हम बुंदेलखंडी हैं, हम बुंदेलखंडी हैं, हम गर्व से कहते हैं हम बुंदेलखंडी हैं। अरे पहले वो तो बताओ वो बुंदेलखंड कहाँ है जहां के तुम हो। तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुम उत्तर प्रदेशिया हो, वो मध्य प्रदेश शिकुया है। थी जमीन तुम्हारे पास, हमारे पास हमारा बुंदेलखंड था, लेकिन 1 नवंबर 1956 को वो बुंदेलखंड खत्म कर दिया गया। और क्यों खत्म किया ये भी मैं बताता हूं। अचानक उनको लगा एक समृद्ध क्षेत्र, एक सूबा जो अंग्रेजों के जमाने में था, जो मुगलों के समय में था और उसके पहले भी था, चेट्टी के नाम से जाना जाता था। इतना समृद्ध सूबा आखिर है तो इसको कैसे इसको तोड़ें, कैसे इसको कमजोर करें। तो उन्होंने क्या किया, वो ईस्टर्न यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आपका सेंट्रल उत्तर प्रदेश, वहां जाइए आप, कहीं कोई पहाड़ नहीं मिलेंगे, कहीं कोई नदी नाले नहीं मिलेंगे, कहीं कोई जंगल नहीं मिलेंगे, सपाट खेत खलिहान ऐसे हैं। तो उसकी उनकी खपत कौन पूरी करे? गोविंद बल्लभ पंत को बुलाया गया मुख्यमंत्री को समय के, और एक कमीशन बैठाला गया। मैं आप लोगों को एक एक दस्तावेज दे रहा हूं, ये आई पर जाइए, आप विकिपीडिया पर जाइए, आप गूगल पर जाइए, जो भी आपको सर्वे करना है, जो भी आपको पता लगाना है, एक एक चीज आपको मिल जाएगी। एक कमीशन, एक आयोग बैठाया गया, क्योंकि किसी के नाम से तो ये सिकरा फोड़ना था। उस कमीशन ने बैठ के, उस आयोग ने बैठ के उत्तर प्रदेश को बगैर किसी से बात किए, बगैर किसी से चर्चा किए 2 भागों में बांटा, आधा उत्तर प्रदेश में, आधा मध्य प्रदेश में। और हम दोनों भागों के हम चारागाह बन गए। हमारी 7 नदियों का पानी ये लेके जाते हैं और हमें पानी नहीं मिलता है, और कहते हैं बुंदेलखंड में सूखा है। हमारे यहाँ कोई सूखा नहीं है, 7 नदियां बहती हैं बुंदेलखंड में। वो सूखा इसलिए है कि वो पानी तुम हमें नहीं देते हो, तुम उस पर अपना मालिकाना हक लगा के यहाँ से हमीरपुर से ले जाके कानपुर देहात, लखनऊ, नोएडा, इन सब में तुम बेचते हो। फिर कहते हैं बुंदेलखंड में अंधेरा है। 4 जगह हम बिजली बनाते हैं, और वो बिजली तुम यहां से लेके सीधी आगरा जाती है, ताजमहल को सारी रात चमकाते हो, लखनऊ जाती है, सारी रात सचिवालय चमकता है, नोएडा की सड़कों पे 24 घंटे बिजली रहती है। हमारा बच्चा बिजली के खंभे के नीचे बैठ के पढ़ता है। हम 4 जगह बिजली बनाते, फिर भी हम अंधेरे में बैठे रहते हैं। अच्छा, एक और चीज, मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मैं शुरू ही में बोलना चाहता हूँ।
प्लीज भगवान के लिए ताली मत बजाइएगा। आप सोचिए कितना उल्लू का पट्टा है, लोग कहते हैं ताली बजाओ, या खुद ही कह रहे हैं ताली मत बजाना। उसकी वजह मैं बता देता हूं, उसमें एक तर्क है। मैं एक गंभीर बात आपसे कह रहा हूं, अब वो गंभीर बात सुनने की बजाय आप ताली बजा देते, तो मैंने जो कुछ कहा आपने उसको मुझे लौटा दिया। भाई तुमने अच्छी बात कही, हमने ताली बजा के तुम्हारा मन रख दिया। मैं चाहता हूं ये दर्द लेके आप अपने घर जाइए और सोचिए और समझिए और गुनिए कि जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में ये कहा जाता था कि दूध दही की नदियां बहती थी, वो आज सूखे से क्यों तड़प रहा है? जिस क्षेत्र को कहा जाता था कि यह क्षेत्र सोन चिरैया है, वो आज भूखा प्यासा, बेरोजगारी और पलायन की स्थिति में कैसे आ गया? लेके जाइए यह दर्द। 67% पलायन है आपके यहां पर। जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में लोग ना अंग्रेज घुस पाए ना मुगल घुस पाए, उस क्षेत्र के आपके धनवान और गणमान्य व्यक्ति थे, उस क्षेत्र को छोड़ के लोग जा रहे हैं। और आप भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। घर, गरीब आदमी घर गिरवी रखता है, जमीन बेचता है, बच्चे को पढ़ाता है, और बच्चा यहाँ अगर BA MA हो गया तो क्या करे? वो घर गांव गांव मारा मारा घूमता है, शर्म से उसको सर झुकता है उसका कि मुझे तो कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा, मेरी पढ़ाई का क्या फायदा? फिर वो अपने बीवी बच्चों को लेके निकल जाता है। वो नोएडा पहुंचता है, मकान बनता है, बनाता है, गिट्टी तोड़ती है, बीवी गुम्मे उठा के मकानों को बनाती है, बच्चे सड़कों पे खेलते हैं। वो आए तो वापस कैसे आए? और आपको, बुजुर्गों को, भगवान भरोसे छोड़ के चला जाता है। आपकी पहचान छीनी, आपका कस्बा छीना, और आपका रोजगार छीन लिया, आपकी बिजली छीन ली, आपका पानी छीन लिया, आपका रोजगार छीन लिया। यही अतर्रा, आप जानते हैं ना सब, अतर्रा को धान का कटोरा बोलते थे। क्या हुआ वो कटोरा धान का? कहां गया? केवल मानिकपुर में थोड़ी सी हमने देखी है कि आप लोग धान उपजा रहे हैं। पूरा का पूरा धान तो छोड़िए, कटोरा भी ससुरे लूट के लेके चले गए। इसी बुंदेलखंड में हम सबसे अच्छा गेहूं उपजाते हैं, कटवा गेहूं, लाल गेहूं बोलते हैं हम, जिसे शिवपुरी, गुना और पूरी की पूरी फील्ड में होता है। और यह भी कहा जाता है उस गेहूं को खाने से आपको शुगर नहीं होती है, आप कितना भी खाएं। लेकिन वो गेहूं तुम्हें नहीं मिलता है। वो गेहूं की उपज जैसी आई, आड़तिया ने पूरा का पूरा गेहूं उठाया, या तो उत्तर प्रदेश कानपुर मंडी में बेच देगा या जबलपुर मंडी में बेच देगा, आपको वो भी नहीं मिलता। सबसे अच्छा मटर आप जालौन में पैदा करते पूरे हिंदुस्तान में, वो मटर के बारे में कहा जाता है जालौन की मटर सबसे अच्छी है। कभी मिली आपको खाने को? आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो यहां होती ही नहीं। यहां का व्यापारी पहली फुर्सत में उस मटर को खरीदता है, और जो मटर आपकी पैकेज मटर आती है वहां की कंपनियों को बेच देता है, उसका सौदा तय रहता है। पानी नहीं, बिजली नहीं, खनिज नहीं, आपके बालू नदियों में जेसीबी उतार उतार के नदियों की आंतने में खींच दी। एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ ऑर्डर है कि किसी नदी में, जिस नदी में पानी हो उस नदी में जेसीबी नहीं उतारी जा सकती है। अभी बांदा में हमने लिख के दिया था कि माननीय, कम से कम हमारा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का तो मन रखो, ये आदेश है। और बांदा में बीच नदी में, केन की नदी में डाल के पानी निकाल के और बजरी निकाली जा रही थी। बांदा का तभी तापमान 50 के ऊपर गया। क्या क्या आपके पास है? तो कुछ है भी नहीं। पहचान है नहीं, खनिज है नहीं, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, एक कोई बड़ा अस्पताल आपके पास नहीं है। अगर इस मानिकपुर में कोई आदमी बीमार हुआ तो आप सीधे चित्रकूट जाएंगे, चित्रकूट का डॉक्टर तुरंत रेफर करेगा कानपुर जाओ। किस्मत उस मरीज की कि कानपुर पहुंचते पहुंचते बचेगा या नहीं बचेगा। कानपुर में भी सब कुछ तय है वहां के डॉक्टर की मिली भगत के। यहाँ का वो कहेगा फला फला अस्पताल जाना, फला फला डॉक्टर को जाना। आपकी लूट शुरू हो जाती है। एक गरीब आदमी जो मुश्किल से 2 जून की रोटी कमा रहा है, वो अपने परिवार के बीमार आदमी को ले जाके अपने एम्बुलेंस में घर मकान सब बेच बाज के इलाज के चक्कर में तरसता है, और जब लौटता है तो मुर्दा लेके लौटता है। बैंक खत्म बिक चुका, घर गिरवी, जमीन गिरवी, और जिसके लिए गया था अस्पताल वो भी डेड बॉडी पकड़ के आई है। और 70 साल से हम लोग बुंदेलखंडी क्या कह रहे हैं? हम कविता गाते हैं,
बड़े लड़ैया महोबे वाले, इनकी बात कही ना जाए। वो तो लड़ैया थे, तुम तो लड़ैया सियार बन गए, पुपू पू कर रहे हो। तुम्हारा सब कुछ चला गया फिर भी नहीं तुम जाग रहे हो। आप कहते हो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वही झांसी वाली रानी से सबक लो। जब पूरा हिंदुस्तान, सारे मर्द हिंदुस्तान के सो रहे थे, तब एक महिला खड़ी हुई और उसने अंग्रेजों को ललकारा कि नहीं, मैं अपना राज्य तुम्हें नहीं दूंगी। और फिर क्रांति की बेला शुरू हुई, फिर लोग जागे और फिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? 1956 की घटना याद करके हम खड़े नहीं हो सकते? अरे भैया, हम उनसे कोई नई चीज थोड़े मांग रहे हैं। अगर हम कहते कि नहीं साहब एक हमें नया बुंदेलखंड दो, तो वो कहते नहीं भाई ऐसे थोड़ी मिलता। हमारी चीज तो तुमने ली है, हमारे ऊपर जो तुमने डाका डाला है, जो तुमने हमारे ऊपर लुट्टस मचाई है, हम उस चीज को वापस मांग रहे हैं। और ये दो डाकू, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकारों के डाकू, हमारे घर में बैठ के हमें लूट रहे हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि, दिनेश भाई को नहीं मैं कह रहा हूं, हमारे जनप्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि बनके हमारा माल लुटवा रहे हैं, बजरी लुटवा रहे हैं, पहाड़ कटवा रहे हैं, पेड़ कटवा रहे हैं, सारा का सारा। कोई खड़ा नहीं हुआ कि नहीं साहब मत करो साहब, अगर सारे के सारे पहाड़ कट जाएंगे तो पानी नहीं बरसेगा, सारे के सारे जंगल काट दोगे तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को कहीं कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, इसलिए कि तुम उनसे नहीं कह रहे हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। लोग कहते हैं कि जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। यही है ना कहावत के, बच्चा जब रोता है, तड़पता है, तो फिर माँ आके दूध पिलाती है, उसको शांत कराती है। हमारी बीजेपी की सरकार माँ है, वो दूध पिलाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा बुंदेलखंडी रो ही नहीं रहा है। इसी बीजेपी की सरकार ने, पढ़े लिखे लोग हैं आप, तीन राज्य बनाए, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये तब बने जब हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। बने कि नहीं बने ये? क्योंकि वो रोए तो बीजेपी मां बन के गई और उनको दूध पिलाया, उनका राज उनको दिया। 77 साल में तो आप तो नहीं रोए, एक अकेला राजा बुंदेला रो रहा है, 2-4 और साथी हैं जो आ जाते हैं, जो रोग आके आपको कह के सर दीवार में मार मार के चले जाते हैं। अरे रो, खड़े हो जाओ, ना तलवार उठानी, ना बंदूक उठानी, ना सड़कें पे जाम करना है, ना ट्रेनें रोकनी, ना बसें जलानी है। ये मोबाइल क्रांति लेके आया है। सब पढ़े लिखे हैं, जो नौजवान हैं वो भी जानते होंगे। श्रीलंका में अगर क्रांति हुई, तख्ता पलट हुआ तो आपके मोबाइल की वजह से हुआ। नेपाल में क्रांति हुई तो आपके मोबाइल की वजह से हुआ। फेसबुक, इंटरनेट, एक्स, ट्विटर, कहां। और आखिर में बांग्लादेश में क्रांति हुई तो वो भी इसी मोबाइल की से हुई। और दूर मत जाइए, इन तिलचट्टों ने भी क्रांति कर दी हफ्ते भर पहले। ऐसा चांटा मारा है भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे कि वो झंझनाहट अभी तक इनकी नहीं गई। इनका कहना था, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूं, मैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूं, लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई लाज नहीं कि वो ऐसा चांटा मार के गए हैं कि वो झन्नाहट अभी दिख नहीं गई। और वो कमबख्त ये भी कह के गए हैं, एक तो दांत ये खाज और उसमें भी खुजली, वो कह के गए हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मैंने कहा ना मत बजाओ, घर जाके बजाना। यही तो आप करते रहे हो, जीवन भर सुन के तालियां देके और बस निपटा दिया, उनकी बात वही निपटा दी। और देखें ईमानदारी की बात उनकी, देखिए उन्होंने किसको खड़ा किया? नौजवानों को खड़ा किया। इसी मोबाइल के जरिए उन्होंने करोड़ों लोगों को जगाया। उनको केवल यही कहा कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। नौजवानों, नीट की परीक्षा में लीक हो रही है और जो लीक करवा रहे हैं उनके बच्चे पढ़ लिख के पास हो रहे हैं। तुम जो 2-2, 3-3 साल तक मेहनत करते हो, वो तुम्हारी मेहनत सब बेकार है। एक एक करके सब जागे और वहां पहुंचे, जितने भी 10-20 हजार पहुंचे थे। उसमें यह अलग बात है कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। उसमें कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व पहुंचे जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी, हमारे धर्म को कोसा, वो गलत बात है। हर अच्छाई के साथ बुराई चलती है, लेकिन उन्होंने तख्ता हिला दिया। राजनाथ सिंह ने एक राजस्थान में सभा में कहा था कि हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं लिए जाते।
ये भारतीय जनता पार्टी। अब सब लोग कहाँ हैं? वो पत्रकार बंधु पता होगा, कहा था कि नहीं राजनाथ सिंह, लिया गया ना इस्तीफा। 47 लोगों को पूरी शिक्षा प्रणाली को हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि वो एकजुट हुए और वहां पर लोगों को पता चल गया कि अगर अभी इनकी मांग नहीं मानी गई तो ये मजाक मजाक में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करके चले जाएंगे। आनंद फानन धर्मेंद्र प्रधान जी को बुला के उनको मनवा के वो इस्तीफा दिलाया गया, जबकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे थे। उन बेचारों की कोई गलती नहीं, उनका उस परीक्षा से कोई दूर से लेना देना नहीं, वो परवीन जोशी को वो था। तो मैं आपसे केवल इतना ही कह रहा हूं, 1400 किलोमीटर से चल के मैं आया हूं, 3000 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग पैदल चल चुके हैं। केवल तुम्हें जगाने आया हूं। अगर बुंदेलखंड राज बनेगा तो राजा बुंदेला ना तो मुख्यमंत्री बनेगा ना मंत्री बनेगा। मेरा अपना घर है, मेरा द्वार है, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी का एक ही सपना है। अब मैंने वहां पे बुंदेलखंडियों को, आपको क्या बताऊं, उस दर्द को मैंने देखा है। मैंने शूटिंग के समय जो गंदी से गंदी जो बेचारे काम होते वो बुंदेलखंडी करता है। आए दिन बॉम्बे में अगर राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना को किसी को मारना होता है, शिवसेना को किसी को मारना होता है, तो वो चाट बेचने वाले बुंदेलखंडी भैये में 4 जूते उठा के मारते हैं और उसकी खोखी फेंक देते हैं। उठा उसको बोलते हैं तू मराठी बोलना सीख। जब हमने ये दुर्दशा देखी और मैं जब इस आंदोलन से जुड़ा तब एहसास ये इस बात का हुआ कि 2 नावों में सवार होके हम मंजिल नहीं पा सकते। धीमे 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 फिर मुझे इन्होंने सबने अगवा कर दिया। बुलाया इसलिए था कि भाई तुम एक फिल्म के चेहरे हो, 4-6 फिल्में तुम्हारी रिलीज हो गई हैं, आओ तो तुम्हारे नाम के चंद लोग आ जाएंगे, तुम थोड़ा बहुत बोल भी लेते हो, अगर नहीं बोलोगे तो सिनेमा के 2 डायलॉग सुना देना। तो वो डायलॉग तो मैं भूल गया, लेकिन बुंदेलखंड के दर्द की आवाज़ मेरे दिल में उतर गई। मैं आप लोगों से यही कहने आया हूँ, अभी देर नहीं हुई है। अब सब जब चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज बने, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना कि बुंदेलखंड राज बनना चाहिए, तो फिर अपने लिए एक रास्ता चुन लीजिए। मेरे बताए रास्ते पर मत चलिए। आज से फैसला करिए कि आप किस रास्ते चलकर बुंदेलखंड राज बनवाएंगे। एक रास्ता है कि आप पैदल चलें, एक रास्ता है आप साइकिल पर चलें, एक मोटरसाइकिल पर, एक बस में, लेकिन रास्ता आपको तय करना है। हम लोग बार बार नहीं जगा सकते, ना हम बार बार आ सकते। आप खुद सिपाही बनिए। संघ की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, संघ किसी को पदाधिकारी नहीं बनाता है, प्रचारक, संघ प्रबंधक ऐसी चीजें बनाता है। वो इसलिए कहता है संघ, वो कहता है आप खुद अपने आप में एक संघ हो, आप खुद अपने आप में नेता हो, आप तय करो कि आपको इस देश को समृद्ध कैसे बनाना है। इसी तरह संघ की परिभाषा में आप लोगों को कहता हूं कि खुद तय करोगे बुंदेलखंड राज को कैसे बनना है। यह हमने आपको बता दिया कि आप कोई नई बात नहीं मांग रहे हैं। सरकार को पकड़ के आप कह सकते हैं कि ये नई बात नहीं है। हम भी उनसे यही कह रहे हैं कि भैया तुम हमें कुछ नहीं कर रहे हो, ना हमें तुम दान दो, हमें ना तुम्हारा दान चाहिए। जो हमारी थी स्थिति उसी को वैसे तो तुम नहीं लौटा सकते हो, लेकिन अभी भी इसी स्थिति में हमारा बुंदेलखंड दो, हम चला के दिखाएंगे। जो भी आदमी आप उससे कहे कि बुंदेलखंड में इतनी गरीबी है, बुंदेलखंड को तुम चलाओगे कैसे, तो उसके ज्ञान के लिए आप भी समझ लीजिए। चूंकि हम लोगों ने अध्ययन किया, एक एक पॉइंट समझा है। जब कोई नया राज बनता है तो 5 साल नीति आयोग से 100% उस राज को चलाने के लिए केंद्र सरकार से आपको पैसा मिलता है। कहाँ सचिवालय बनना है, कहाँ ऑफिसर्स के क्वार्टर बनना है, कहाँ कॉलेज बनना है, कहाँ कितना 100%। 5 साल बाद वही पैसा 50% हो जाता है और फिर उसके 5 साल बाद मतलब 15वीं साल पे वो पैसा 25% रहता है। तो क्या हम बुंदेलखंडी 15 साल में अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाएंगे? जिसके पास सबसे ज्यादा धार्मिक स्थान हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसके पास 7 नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल है और इतना खनिज है, क्या हम इतना भी नहीं कर पाएंगे कि 7 सालों में अपने पैरों पे खड़े हो जाएं? हम निश्चित खड़े होंगे, लेकिन बस जरूरत है इस मांग को आग देने की। अपनी डीपी बनाइए और डीपी में लिखिए अपनी फोटो के साथ, हमें चाहिए स्वराज, हमें चाहिए बुंदेलखंड राज। मैं हर बार हर जगह यही कहता हूं, अगर बंगाली का बंगाल है
पंजाबी का पंजाब है और गुजरातियों का गुजरात है, तो हमारा भी बुंदेलखंड होना चाहिए जो था। क्यों नहीं दोगे तो? और मैं नौजवानों से भी यही कहूंगा, मेरी विनती है हाथ जोड़ के, किसी भी नेता का डंडा झंडा मत उठाओ, खुद नेता बनो भाई। जिसके साथ तुम्हारा स्वाभाविक रूप से जुड़ाव है उसके साथ तो रहो। अपना डंडा और अपना झंडा, ना राजा बुंदेला चाहिए तुम्हें, ना प्रताप सिंह, ना आश्रय सिंह। अपना डंडा झंडा और अपने बुंदेलखंड की राज की मांग। जहां खड़े हो जाओ तो अमिताभ बच्चन की तरह के मैं जहां खड़ा हो जाता हूं, लाइन वहीं से लग जाती है। अपनी लाइन तुम वहीं से लगवाओ, वहीं से अपने बुंदेलखंड के लिए तैयारी करो। अगर ऐसा हो गया तो निश्चित आप ये मानिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, बात लंबी हो रही, लेकिन ये 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 2027 के पहले परसिमन होगा, जनगणना होगी, आपको पता है। उस जनगणना के मुताबिक 403 जो विधानसभा की आपकी सीट है वो 700 के ऊपर जाएगी, क्योंकि एक जहां छोटी जो बड़ी विधानसभा है वो 2 में बटेगी, बड़ी लोकसभा है वो 2 में बटेगी, और लोकसभा की जो आपकी 80 सीट्स हैं वो बढ़ के 102, 104 तक पहुंचेगी। ऐसे मौके में जब 27 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, इसको चलाना बहुत मुश्किल है। मैं तो अपना माथा झुका लेता हूं योगी जी के चरणों में कि योगी जी ने इतने सक्षम तरीके से अभी तक इस उत्तर प्रदेश को संभाला है, व्यवस्था बनाए रखी है। मायावती ने भी बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब दूसरों के सहारे, दूसरों के आश्रय, दूसरे के भरोसे हमें नहीं चलना है, हमें अपना रास्ता चुनना है। परसिमन 2027 तक अगर होता है तो निश्चित मानिए कि इस, चूंकि जो मेरी बात हुई है ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, उनका मन है, वो कह चुके कि छोटे राज्यों में हम भरोसा रखते हैं, छोटे राज्य होने से प्रशासनिक आर्थिक नजरिए से उन पर काबू होता है, लोगों को एक सहमति होती, लोग अपने मुख्यमंत्री से 2 दिन में मिल लेते हैं, अपने विधायक से 2 घंटे में मिल लेते हैं, और ये अनुभव उनको है। लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं होगा, बुंदेला जी बुंदेलखंड, न आपका पूर्वांचल, न विदर्भ, 3 राज्यों की मांगों पर उनकी सहमति है। विदर्भ महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और बुंदेलखंड, तीनों पर है, और तीनों का नाम उनके चुनावी घोषणा पत्र में है, इन तीनों। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये छोटे राज्यों की जो आप बात कर रहे हैं वो हमारी प्राथमिकता पर नहीं है, अंग्रेजी में प्रायोरिटी पर नहीं है। इस देश के सामने और भी बहुत सी गहन समस्याएं हैं जिन पे हमें विचार करना है, जिनको हमें सुलझाना है। एक बिंदु हुआ। दूसरा बिंदु मुख्यतः जो है, भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है, लोकसभा में जरूर है। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के लिए जब तक कोई विधेयक आता है तो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर वही राज्यसभा में पास होता है, और फिर वो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, जैसे अभी आपका ये शिक्षा का विधेयक क्या है। तो उन्होंने कहा देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो साथी हैं उनके लिए बुंदेलखंड बहुत अहम नहीं है। 5 करोड़ की आबादी वाला बुंदेलखंड उनके लिए अहम नहीं है, उनके लिए अहम 140 करोड़ की भारतवर्ष की जो जनता के मुद्दे हैं वो उन पर अभी निपट रहे हैं। बोले जब मौका मिलेगा हम छोटे राज्य बनाने के तत्पर हैं। फिर मैंने भी पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। बोले जो तुम करते रहे हो वो करो, जनता को जगाओ। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी से जब शंकरलाल मेहरोत्रा थे, हमारी भेंट हुई थी, जब उप प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने यही कहा था, मेहरोत्रा साहब हम यहाँ जनता को नहीं गिनते, हमारा जो जनता का प्रतिनिधि आता है, जब वो कहता है कि हमारे यहाँ की जनता ये मांग कर रही है, तब हम उस पर गुनते हैं और उसको गिनते हैं। तो आप अपने जो प्रतिनिधि आपके यहाँ हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, जिला परिषद के, उन सबसे कहिए कि भैया कब बुंदेलखंड की बात करोगे। बुंदेलखंड की बात कहने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आप यहीं की पैदाइश है, हमारा बुंदेलखंड हम वापस मांग रहे हैं, आप उसको जरूर कहिए। जब यहाँ का नेता अपने आगे कहेगा, आगे वाले फिर आगे कहेंगे, तो ये क्रम बनेगा। और अगर जो नहीं कह रहा है उसको भूल जाइए, आप अपनी लड़ाई अपने स्तर पर लड़िए। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है, हम सब का मानना है, इसीलिए इसी भरोसे आपके गांव में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे कि एक न एक दिन बुंदेलखंड जरूर बनेगा। हमने बीज बोया है,
बीज में तुरंत फल नहीं आता है, वो धीमे धीमे पौधा, फिर पेड़ और फिर फल। तो हमने बीज बोया है, आज नहीं कल तो फल जरूर मिलेगा। और फलने का मिलने का मतलब ये है कि बुंदेलखंड राज बनेगा तो मेरी तो फोटो लगेगी वहां पे, बाकी आप लोग तय कर लो। हमारे साथ जितने लोग हैं इन सब की फोटो लगेगी, कहीं दिल्ली में लगे, कहीं कहीं लगे, ललितपुर में लगे। अब आप तय कर लो कि आपको अपनी फोटो अगर लगवानी है तो आज से बुंदेलखंड राज की बात करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कोई आपका सवाल हो, न बजाओ ताली, घर बजाना अपनी बीवी के सामने। कोई आपका सवाल हो बुंदेलखंड से संबंधित, आगे योजना के संबंधित, 2 तारीख को हमारा समापन है। जैसे माननीय हमारे विधायक जी ने कहा है, जितनी तादाद में आओगे वही LIU आपका जो है, जो यहाँ का यूनिट होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वो आपकी खबर भेज जाएगा कि साहब चित्रकूट पे लाखों की भीड़ आई। वही IB इंटेलिजेंट ब्यूरो आपका भेजता है खबर, और उसी खबर से आकलन होता है, वो रजिस्टर्ड होती है खबर, क्योंकि वो उनके लोग हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इस पूरे के पूरे इसमें कोई ना कोई LIU एजेंट बैठा होगा, ना तुम जानते होगे ना हम जानते होगे, आम जनता के बीच में बैठा होगा, पूरी रिपोर्टिंग कर रहा होगा, क्योंकि हम पिछले 30 साल से यही कर रहे हैं, तो हमें पता है। तो 2 तारीख को आप आइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। माननीय विधायक जी देखेंगे सुविधा कैसे हो। आप स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, दौड़ो, अगर नहीं दौड़ सकते तो चलो, नहीं चल सकते तो धीमी गति में चलो, और चल भी नहीं सकते हो तो रगड़ रगड़ के घिसट घिसट के चलो, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्या बात, क्या बात, थैंक यू। एक ये आश्रय सिंह जी आपको एक नंबर देंगे, ये प्रधानमंत्री जी की मन की बात का नंबर है, तो उनसे कहिए, बहुत साल हो गए मन की बात, अब बुंदेलखंड की भी बात सुन लो आप। वो एक पीप के बाद उस नंबर में आप बोलिए, आपका वादा था, आपकी पार्टी का वादा था कि छोटे राज्यों में बुंदेलखंड बनाएंगे, तो वो बुंदेलखंड बनवाने के लिए आप अपनी तरफ से जो भी भाषा का इस्तेमाल करें, अभद्र भाषा को छोड़ के एक सभ्य भाषा में अपनी वो बात कहें, क्योंकि ये वो सुनते हैं। और जब आपके पूरे चित्रकूट के पूरे कमिश्नरी से जब ये बात जाएगी तो निश्चित तौर पर उनको लगेगा कि हाँ, अब चर्चा हो रही है। दूसरा, एक हम लोग शपथ लेंगे। ये 2 चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं। आपका कोई अगर सवाल हो तो मैं यही हूँ, कोई कहीं कोई इंक्वायरी, कहीं कोई जानकारी वो हो तो मैं तैयार हूँ। और दिल्ली जब जाएं तो राजन धमेरिया जी का नंबर ले लीजिए, या आपके वहाँ पे मददगार साबित होंगे। अस्पताल में कोई ज़रूरत हो, किसी सरकारी काम में ज़रूरत हो, हमारी वहाँ एक टीम है। सुप्रीम कोर्ट के हमारे 2-4 वकील दोस्त हैं, यही बुंदेलखंड के डॉक्टर हैं जो यहाँ तो नहीं आ पाए हैं, वेदांता में हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आपके ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं। तो कहीं कोई आपको ऐसी दिक्कत हो तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा बुंदेलखंडी भाई वहाँ पे बिल्कुल मारा मारा ना घूमे। इसी के लिए हमने उस भवन के लिए भी चर्चा की है, अब उसमें भी लगेगी। देखिए, लड़ाई 2 तरफ है, एक तरफ तो हमें आपको भी जगाना है, आपको भी खड़ा करना है, दूसरा उनको भी जगाना है, उनको खड़ा नहीं करना, उनसे लड़ना है। वहाँ पे भी एक टीम तैयार करनी है, तो हम 2 जगह काम कर रहे हैं। जब यहाँ आपके बीच में नहीं होते तो ये मत सोचिए कि हम काम नहीं कर रहे हैं, चुनाव आया इसलिए बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। हम वहाँ दिल्ली में लगे हुए हैं, दिल्ली में एक ऐसी योजना के साथ कि ताकि जब आप 10-20 लोग जाएं और हम 10,000 वहाँ खड़े कर दें तो एक समूह बन जाए। धन्यवाद।